ये पीएफएसी 2026 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं सीरियसली, तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये टारगेट रखना है कि हमारा एग्जाम कब होना है। तो एग्जाम आपका इस बार देखोगे कि 19 जुलाई को होने वाला है, यानी कि जो नेक्स्ट ईयर 2026 में जो एग्जाम आपका होगा वो 19 जुलाई को। अभी देखो इधर कई साल से आपका अगस्त में हो रहा था, लेकिन इसको प्रीपोन किया गया 2 वीक्स, यानी कि 19 जुलाई को होगा। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनको ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत सारे आप में से हो जिन्होंने एग्जाम दिया, कुछ ने 24 का भी एग्जाम दिया और कुछ 25 का भी एग्जाम दिए, कुछ हो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो गए। तो जो खास करके फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। जो सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट वाले हैं उनको एटलीस्ट एग्जाम के बारे में पता है, उनको बेसिक एस्पेक्ट्स पता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और स्टार्ट अर्ली। कभी भी एग्जाम में ना सोचो कि हम 1 महीने 2 महीने में सीरियस होंगे और कर लेंगे, नहीं डियर। इसी वजह से मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिविल सर्विसेज का मेंस दे चुके हैं, इवन कुछ ऐसे बच्चे जो सिविल सर्विसेज का सीएससी का इंटरव्यू तक दे चुके हैं, वो कैंडिडेट कुछ एस्पेक्ट्स में अच्छे नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्या है कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम पर फोकस करते हैं और इस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि जो सिविल सर्विसेज का मेंस लिखे हुए हैं या कोई इंटरव्यू राउंड तक गए हुए हैं, तो वह आपसे बेटर में हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो या ट्रेडिशनली सिर्फ इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन आपको यदि उनसे भी बेटर करना होगा तब रिजल्ट आएगा, तो जाकर के आप उनके थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे। देखो सिविल सर्विसेज में बहुत सारे कैंडिडेट्स, मैं ये सबका नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो प्योर रूप से सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर करते हैं। अब उनको ऐसे लिखने की आदत है 1000 to 1200 वर्ड्स का, और आपके सीएपीएफ में 300 वर्ड्स का आता है। तो बहुत सारे बच्चे उस ढंग से उसको कैटर नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपका कंपटीशन आपसे है और अन्य लोगों से भी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि आपका कंपटीशन आपसे है। और जो बच्चे, आप कभी भी घबराने की जरूरत नहीं होती है, मैं ये बता करके आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो सीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं, मेंस बहुत सारे दे चुके होते हैं और वो आपके साथ फाइट कर रहे हैं, तो आप ये कभी मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, नहीं। आपका कंपटीशन आपसे मेनली है। तो आप ये देखो ना कि इस एग्जाम का रिक्वायरमेंट क्या है, इस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है। आप देखो यदि पेपर को, तो नो डाउट लास्ट जैसे 2 ईयर्स से देखो 24 और 25, पेपर 1 बहुत टफ है, 23 वाले में भी टफर साइड में था। तो यदि आपका मोर एंड मोर देखोगे कि जो पेपर 1 है वो आपका सिविल सर्विसेज की ओर शिफ्ट होता जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है। कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ डायमेंशंस है, उसमें इसके बारे में मैं बात करूंगा। और बाकी जो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही ये चीजें खत्म हो गई, नहीं, वो रेगुलर चलता रहेगा। सबसे पहली बात है कि एग्जाम में सरप्राइज के लिए आप तैयार रहो। बहुत सारे बच्चे अच्छे प्रिपरेशन के बाद भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सरप्राइज को, अनएक्सपेक्टेड जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। यूपीएससी का मतलब है अनप्रेडिक्टेबल। यू जो है, ऑब्वियसली ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ऐसा नहीं है कि मैं ये इसका चेंज कर रहा हूँ, लेकिन इन नॉर्मल जो प्रैक्टिकलिटी में क्या है, अनप्रेडिक्टिबिलिटी है यू। सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी एग्जाम का है, तो बहुत बार क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन टफ है। तो आपको अवेयर रहने की जरूरत होती है कि यदि इजी है तो सबके लिए इजी है, कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा। टफ है तो सबके लिए टफ है, कट ऑफ कम जाएगा। आपने देखा कि कपल ऑफ ईयर्स में जो कट ऑफ है 100 से नीचे गए, 24 वाले में 100 से नीचे गए, 97 गए जनरल कैंडिडेट्स के, और ईडब्ल्यू एस एस सी एस टी के तो 90 से बिलो थे। अब देखो जो 25 है उसमें भी 100 से बिलो जाने का ऑलमोस्ट श्योर है कि 100 से बिलो ही जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप सब लोग जो देखे हो पेपर, तो उनको, जिन लोगों ने दिया है उनको तो कंप्लीट आइडिया है। लेकिन आपका जो है फिर से 100 के नीचे जाएगा। तो यदि 100 के नीचे, और किसी ईयर में देखो 138 भी गया है, 138, 135, 123, ये सब भी गया, तो कहीं सेम पेपर है, 138 भी जा रहा है और आपका 97 भी जा रहा। तो वो पेपर के टफनेस, सीट्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है।
अब जो पेपर टू है फॉर एग्जाम्पल, तो पेपर टू में देखो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट 2013 से देखो तो पेपर टू में ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ। हाँ, इधर जैसे देखो 24 वाले पेपर में कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस आए। इनफैक्ट 25th वाले में भी एक दो क्वेश्चन थोड़े से सरप्राइज वाले थे। तो हमेशा पेपर टू में भी एक दो क्वेश्चन सरप्राइज टाइप के फिलोसफिकल डायमेंशन से आते हैं, और बहुत जो एस्पेक्ट्स जो हम नहीं सोच पाते हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन मोर और लेस उसमें ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। पेपर वन में ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट है। तो सरप्राइज के लिए कभी भी तैयार रहना, अनप्रेडिक्टेबल टाइप के कुछ क्वेश्चन आए उसके लिए रेडी रहना है। दूसरी बात है कि ऑलवेज कीप कमांड ऑन बेसिक्स ऑफ सिलेबस। जो अब सिलेबस का चैप्टर वाइज तो इसमें दिया हुआ नहीं है, जैसे आप सीएससी मेंस में देखोगे तो बहुत सारी चीजें चैप्टर वाइज आपको दिए हुए हैं कि ये चैप्टर आपको करने हैं, लेकिन इसमें बेसिक्स दिया हुआ है। जैसे हिस्ट्री दिया हुआ है, तो आप हिस्ट्री को ये मान करके चलो कि एक 12th तक का बच्चा जो पढ़ रहा है, और प्लस जो न्यूज में कोई आ रहा है, कोई घटनाएं हैं, कोई सपोज करो कि हिस्ट्री का कोई पार्ट है और उसका रिलीवेंस अभी आ रहा, सपोज करो कि मुगल डायनेस्टी के संबंध में न्यूज पेपर में हमेशा न्यूज में रहता है, तो आप मुगल डायनेस्टी को पढ़ोगे। यदि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कुछ एडिटोरियल में आया है, कुछ बड़े डिस्कशन हुए हैं, उनके संबंध में आप करोगे। कोई ऐसा प्लेस जो 500-600 ईयर्स बैक ये हुआ वो घटना, और सपोज करो कि कोई मोनुमेंट, कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया, या उसके संबंध में कुछ डिस्कशन लार्जर कंटेक्स्ट में हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के वैसे कुछ टॉपिक्स हैं जिसका चर्चा हुआ। सपोज करो ज्योग्राफी है, तो कहीं हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट किसी कंट्री में गए, या इंडिया ने किसी कंट्री से पैक्ट किया, तो वो क्वेश्चन के पार्ट हो जाते हैं। तो आपको कमांड बेसिक्स पे तो रखना है कि बेसिक कमांड का मतलब है कि आपको जो सिलेबस है अप टू 12th लेवल तक का उसको पढ़ने की जरूरत है। जैसे अभी इधर देखो कि साइंस में हम ये जनरली कहते थे कि 9 10th तक, 10th वाले तक कर लो, लेकिन अब ये काम नहीं चलेगा, आपको 12th तक के बहुत एस्पेक्ट्स को करने हैं। तो बेसिक्स को ध्यान रखने हैं, प्लस जो न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है वो आपका भी जरूरी है। और टेक्स्ट बुक को पढ़ो। टेक्स्ट बुक को पढ़ने का मतलब है, जैसे अभी आज के डेट में हमारे पास यूट्यूब और बहुत सारी चीजें आ गई है, तो यूट्यूब में जस्ट इमेजिन करो कि कोई आपको चीजों को पढ़ा रहा है, बता रहा है, तो वो पूरे कंप्लीट होलिस्टिक में कभी कभी होता है, कुछ टॉपिक्स में नहीं होता है। लेकिन जब आप रीडिंग करने का आदत रखते हो, टेक्स्ट बुक यदि आप पढ़ने का आदत डालते हो, तो आपके लिए एडवांटेजेस होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को आप समझ पाते हो। देखो बहुत बार जब हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं, तो एक तो कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, ये सब डायमेंशंस भी आपको पता चलते हैं। प्लस बहुत बार जैसे जब हम बस सुनते हैं तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स और ये सारे, अब देखो पेपर वन में आपको स्पेलिंग मिस्टेक की प्रॉब्लम नहीं है। पेपर वन में तो क्या है कि आपने क्वेश्चन सोल्व किया और वो बबल फील करना है, लेकिन पेपर टू में तो बहुत सारे मायने रखते हैं। तो इस वजह से टेक्स्ट बुक को पढ़ने की आदत डालो। टेक्स्ट बुक को जब पढ़ते हो मल्टीपल टाइम, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। प्लस रीड बिटवीन द लाइंस भी आपको करने की जरूरत होती है। इट इज नॉट ओनली कि जस्ट हमने रीडिंग दे दिया, नहीं, उसको हमको कंटेक्स्ट को समझने की, आप लेक्चर्स वगैरह जो भी अटेंड करते हो दैट्स फाइन, लेकिन बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से आपको बहुत फायदा होगा। और न्यूज पेपर एडिटोरियल हर हाल में पढ़ो, उससे पेपर वन पेपर टू दोनों में सही होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जब हमें लगता है फिर ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो, ऐसा नहीं, जब हम सिर्फ एडिटोरियल को जो ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं इसका मतलब नहीं है कि अदर कंपोनेंट्स को नहीं पढ़ोगे। अदर कंपोनेंट्स को बस थोड़े बहुत ओवरव्यू देखना है, लेकिन जो एडिटोरियल है उसको अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। प्रीवियस ईयर पेपर पे कमांड रखो। लास्ट 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसको, हर क्वेश्चन को आपको मेमोराइज करके रखना है, इन द सेंस है कि कभी कभी, इनफैक्ट एवरी टाइम आप कुछ क्वेश्चंस देखोगे रिपीटेड नेचर के आते हैं, तो एटलीस्ट यदि हमें 10 क्वेश्चन रिपीटेड नेचर के मिल गए, अब रिपीटेड का मतलब नहीं है कि एकदम लाइन वाइज वो रहेगा, एक्सेप्शन टाइम में कभी कभी कि सेम लाइन वाइज आ गया, लेकिन अदरवाइज थोड़े से स्लाइड चेंज करके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, मैं बता रहा हूँ आपको कि कम से कम आपको 10 क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड वाले मिलेंगे। रिपीटेड में इन द सेंस है कि इनडायरेक्ट वे में भी, कुछ कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट। तो एक तो आप अपने जो 10 ईयर्स के हैं उसको करोगे, प्लस जो सिविल सर्विसेज के हैं 5-7 साल के, सीडीएस के हैं 5 साल के,
एनडीए के हैं 5 साल के, ये 4 एग्जाम के, एक तो आप अपना करोगे ही, उसके बाद सिविल सर्विसेज, तो ये 5 ईयर्स के उनके सिविल सर्विसेज के देख लो, 5 ईयर्स के सीडीएस के देख लो, 5 ईयर्स के जो एनडीए वाले हैं उनको देख लो, तो बहुत सारी चीजें आपको हेल्पफुल हो। और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो सम क्वेश्चंस, जैसे मान लिया किसी चैप्टर को पढ़ा, सपोज करो हिस्ट्री कुछ पढ़ा, 10-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एमसीक्यू लगा लो, तो उससे क्या होगा, का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। प्लस राइटिंग की हैबिट डालो, राइटिंग सबसे जरूरी है, खास करके ये वाला पेपर 2 में तो आपको राइटिंग ही करनी है। और जो ऐसे, जैसे कोई लिया एडिटोरियल में, तो उसको ऐसे के संबंध में, जैसे ऐसे 300 वर्ड्स के आपके आते हैं, तो उस एस्पेक्ट से, उस डायमेंशन से करके आप उसको लिखो। और जैसे देखो, जब लिखते हैं तो 2 चीजें हैं, एक तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सेल्फ इवेल्युएशन करना जानते हैं कि यस हमने लिखा है, तो हम सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, तो उस पर यदि सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लिखा हूँ, कैसी लिखी हूँ, तो उसको आपको कहीं से भी, जब किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, किसी मेंटर टीचर से जब आप जुड़े होते हो, तो वो आपको फीडबैक देते हैं, तो पता चलता है कि यस हम किस कंडीशन में हैं। आप किसी भी सीनियर से, यदि जो कोई पर्सन ऐसे जो सेलेक्ट हो चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में किसी भी ईयर में, तो उस पर्सन से कम्युनिकेट करो, मोटिवेशन मिलेगा और डाउट क्लियरिंग, ठीक है, डाउट भी वो क्लियर करेंगे, कुछ चीजें गाइडेंस आपको देंगे। हर पर्सन, देखो कुछ पर्सन होते हैं डायरेक्टली किसी को जानते हैं, किसी को से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आज के डेट में सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे आपका कांटेक्ट हो सकता है। जैसे मैं जब अपने टाइम में, तो हमारे टाइम में सोशल मीडिया और ये सारी चीजों का इतना पेनिट्रेशन नहीं था, तो हमें आइडिया भी नहीं था, मैंने कभी, यस मैं कुछ ऐसे पर्सन को जानता था कि जिन्होंने रिटेन क्वालिफाई किया, लेकिन प्रॉपर फाइनल सिलेक्शन ले लिए, जिनसे मैंने कभी अपने एग्जाम के पहले कभी बात नहीं कर पाया, क्योंकि न मुझे पता था कि कौन है, और न उनसे हमारा कम्युनिकेशन था, न। लेकिन आज के डेट में आप कहीं ना कहीं कोई ऐसे पर्सन आपको मिल जाते हैं जो आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे पर्सन हैं जो मे बी ऑन कॉल आपको बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको मैसेज का आपको रिप्लाई कर देंगे, या कुछ एस्पेक्ट्स क्वेश्चंस पूछोगे तो वो आपको जवाब दे देते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास टाइम है तो कभी आपसे बात भी कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां भी मौका मिलता है, क्योंकि देखो जैसे कोई पर्सन अभी है आपसे, जो सपोज करो कि अभी जो 24 वाले का रिजल्ट आ गया मान लिया जाए, तो 24 वाला कोई बैच के पर्सन है जिनको आप जानते हो, या 23 वाले बैच को, 22 वाले बैच को, 21 वाले बैच को, 20 वाले बैच को, किसी में भी किसी पर्सन को जानते हो, तो कांटेक्ट में यदि रहते हो तो एटलीस्ट फायदा ही होता है। हर पर्सन जो है हमेशा फुल मोटिवेशन में नहीं रहता है, कभी कभी उसे डाउन फील होता है, तो थोड़े से आपको अच्छा सहारा मिलता है। प्लस कुछ ऐसे बच्चे हो ना आप में से, जिनके रूममेट, सपोज 2 रूममेट थे, 3 रूममेट थे, और उसमें से एक सेलेक्ट हो गए, तो आप नहीं सेलेक्ट हुए, वो सेलेक्ट हो गए, तो आपके एटलीस्ट आपके पास तो प्रॉपर एक्सेस है कि कभी भी आप उनसे बात कर सकते हो, कम्युनिकेट, ये बहुत अच्छा फायदा होता है इससे। और जो, यदि देखो मैं ऑलरेडी बोला, जो 9 नंबर में है क्या है कि यदि आप खुद से कर सकते हो चीजों को तो ऑब्वियसली करो, या 8 नंबर वाला जो पॉइंट है कि किसी सीनियर से प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 नंबर की कोई जरूरत नहीं। लेकिन यदि ऐसा सिचुएशन नहीं होता कि अब कोई सीनियर है, कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको रेगुलर रूप से फीडबैक नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या उनकी अपनी कुछ बिजी शेड्यूल है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सेलेक्ट तो हो गए हैं लेकिन शायद उनको लगता है कि नहीं, मैं शायद आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पा सकता हूँ। सिलेक्शन होना एक दूसरी बात है, और डिटेल्ड में गाइडेंस देना दूसरी बात है। तो ऐसे सिचुएशन होते हैं, तो किसी भी टीचर मेंटर से जुड़े रहो। आज के डेट में देखो सोशल मीडिया और ये यूट्यूब और जो ऐप के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैटर कर लेते हैं, लेकिन जो टीचर मेंटर हैं वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो वैसे टीचर, वैसे मेंटर से जुड़ो जिनसे आप जब चाहो कम्युनिकेट कर सकते हो। अब जब चाहो कम्युनिकेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं डेली सुबह शाम आपसे बात करूंगा, नहीं, वो कोई भी आपको नहीं कर पाएंगे। जब वो तभी कर पाएंगे जब एकदम आपके घर के मेंबर हैं और आपसे इतने ज्यादा क्लोज हैं कि, लेकिन ऐसे नॉर्मली उतना कोई टाइम नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक सप्ताह, 10 दिन पे आपसे पर्सनल बात कर सकें ऑन कॉल, और डाउट सेशन, क्वेश्चंस, क्यूरी जो भी हो,
वो आपसे कर सकें, वैसे लोगों से जुड़ो। और ये आपको इंटरव्यू प्रोसेस तक जुड़ा हुआ रहना चाहिए कि हाँ, किसी मेंटर को हम जानते हैं, किसी टीचर को जानते हैं, वो हमें रेगुलर रूप से हेल्प कर रहे हैं, ऐसा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो आपका है कि पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए। हम निगेटिव थॉट्स को लेकर के नहीं चल सकते हैं। कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि इतना टफ है, मेरे से इतने अच्छे कैंडिडेट्स सेलेक्ट नहीं हुए, या मैंने इतना अपने को पुश किया तो मेरा क्या होगा, जब मेरे से बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो मैं नहीं। ऐसा कभी मत रखो। जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो भी मेहनत करने के लिए रेडी हैं, जो भी अपना समय देने के लिए, समय सबसे इंपॉर्टेंट आपका है, आप अपना टाइम एनर्जी लगाने के लिए तैयार हो, तो जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं, फिजिकल मेडिकल में गड़बड़ हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने अच्छा किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू खराब हो गया। या कुछ ऐसे बच्चे मेहनत अच्छा किए, पेपर 2 में 2 नंबर एक्स्ट्रा आ जाता, पेपर 1 में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाता। तो वैसे लक वगैरह चीजें चलते रहती है, लेकिन जनरली मेहनत यदि जो करते हैं वो देर से देर जरूर सेलेक्ट होते हैं। एटलीस्ट मैं जितने कैंडिडेट्स को जानता हूँ, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन एवरीवेयर होते हैं, सारे कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए या प्रोसेस में है। अब सपोज करो कि किसी ने 23, 24, 25 ये सब में एग्जाम दिया, मान के चलो भी सेलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन वो लाइन में है, अभी वो फाइट कर रहे हैं और उनके पास अच्छे चांसेस हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका एज खत्म हो गया, अटेम्प्ट खत्म हो गया, तो वो दूसरे एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं। एक बार आप रिटेन क्वालिफाई करने लायक हो जाते हो, एक बार आप रिटेन क्वालिफाई करते हो, तो बिलीव मी कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे लैंड करोगे। आई नो पर्सनली सो मेनी कैंडिडेट्स जो असिस्टेंट कमांडेंट में फाइनली नहीं हो पाए, कुछ मेडिकल कारण से, कुछ अदर कारण से कि लास्ट अटेम्प्ट था, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से नहीं हो पाया, लेकिन उनको दूसरा एग्जाम में मौका मिला, वो जो किए कर रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, वो चाहते हैं कि हम इसमें आए, तो वो भी पुश कर रहे हैं। तो हर टाइप के हैं, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा बना करके रखो। ये बेसिक कुछ एस्पेक्ट्स हैं। आगे और आपके जैसे जैसे क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स और एस्पेक्ट्स आते जाएंगे, वो मैं डिस्कस करता जाऊंगा। कुछ भी क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ जरूर रिप्लाई करने के। देखो, एक चीज ध्यान रखो कि जिन कैंडिडेट्स का मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, तो उनके साथ कुछ कभी कभी होता है कि या तो आप फॉल्स इंफॉर्मेशन ये करते हो कभी कभी, तो मैं एक्सेप्शनली कुछ बच्चे हैं जिनका रिप्लाई नहीं मैं करता हूँ। देखो इसका कारण क्या होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये गाइडेंस चाहिए, कुछ ये चीजें हैं। ठीक है, कुछ टेस्ट लिखो एक दो, तब मैं समझ पाऊंगा ये वो। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर बोलते हैं सर ये मेरे जो डाउट है, मैं इसी। डियर, जब आपने पहले ही बोल दिया है कि लास्ट ईयर आपका लास्ट अटेम्प्ट था, फिर अभी कह रहे हो कि एग्जाम दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो फॉल्स इंफॉर्मेशन जिनका होता है, तो कभी कभी मैं छोड़ देता हूँ, रिप्लाई नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन फिर दोबारा मैसेज करते हैं तो मैं कर देता हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें मैंने बोला आपको, मैं ऑलरेडी रिप्लाई कर चुका हूँ, फिर बार बार उस चीज को पूछोगे, तो एक्सेप्शनली ऐसे हैं जब मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, लेकिन अदरवाइज मैं मैक्सिमम को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और कुछ ऐसे हैं कि जिस क्वेश्चन का कोई यूटिलिटी नहीं है, उस चीज को पूछोगे तो शायद मैं रिप्लाई कभी कभी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपने लेवल से जो भी जेन्यून है, आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन क्यूरी, क्योंकि ठीक है हमारे पास भी अनलिमिटेड टाइम नहीं है कि जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। जिनको भी कुछ एस्पेक्ट्स है, इश्यूज हैं, वो बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो या मैसेज कर सकते हो। और जो भी है, कुछ कैंडिडेट्स को मैं हमेशा जितना हो सकता है गाइड करता रहता हूँ पर्सनल लेवल पे। जिनको भी लगता है यस कुछ फायदा हो सकता है, कुछ चीजें हमारे जुड़ने से हो सकता है अच्छा, तो आप जुड़ सकते हो। यू आर ऑलवेज वेलकम, और मैं आगे और चीजें को डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।